अति पोषण, संतुलित आहार। संतुलित आहार अब समझ में आ गया हमें कितना खाना है जिससे कि हमारा बॉडी चुस्त रहे, हम फुर्तीवान बने रहें, हमें किसी प्रकार का रोग नहीं हो, ना अति पोषण के कारण हो ना अल्प पोषण के कारण हो, वो कहलाता है संतुलित आहार। अब देखो कौन कौन से, अब हम फैक्टर पर चलते हैं, कारक। कौन कौन से कारक हैं जो कि संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से कारक हैं? ये फैक्टर देखो। पहला कारक है हमारा एज, दिख रहा है आपको? उम्र, एज। तब आप देखो छोटे बालक होते हैं, जो बढ़ते बालक होते हैं, उनको कैलोरी मांग की ज़्यादा जरूरत होती है ना। इसी तरह से जो वयस्क हो जाते हैं उनकी कैलोरी मांग कम हो जाती है, कम तो नहीं, अस्थिर हो जाती है एक तरह से समझो, क्योंकि अब उनको बढ़वार तो करना नहीं है। जब कैलोरी मांग तब होती है ना जब शारीरिक क्रियाशीलता भी खूब हो और बढ़ते बच्चे हैं, उनकी मांग ज़्यादा होगी। किशोरावस्था तक कैलोरी की मांग ज़्यादा होती है और उसके बाद कैलोरी की मांग वयस्कावस्था में ज़्यादा नहीं होती, उतनी जरूरत होती, क्योंकि उनकी बॉडी का जितना वजन होना चाहिए, जितना उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो गठन होना चाहिए, वो तो हो चुका। अब ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा? ये वाली बीमारी, ओबेसिटी, है ना। मजे मजे में खूब खा लो, पैसे मिल रहे हैं, खूब समोसा खाओ, मिर्ची बड़े खाओ, जो समझ में आए खाओ, है ना। तो जब खाओगे खूब सारे समोसे, पकौड़े और पूड़ियाँ, तली भुनी, खूब मिठाइयाँ, तो ओबेसिटी हो जाएगा। तो एज पर डिपेंड करता है हमारा कौन सा संतुलित आहार। छोटे बालक हैं तो उनको चूंकि दौड़ते हैं, भागते हैं, उनकी बढ़वार की स्थिति होती है। छोटे बच्चे चंचल होते हैं ना, आप तो खुद देखते हो। आप कोई सामान रखो और छोटा बच्चा आपके घर में है तो आप देखो उठा उठा के ले आएगा, पटक देगा, तोड़ देगा, इतनी एक्टिव होते हैं। तो एक्टिविटी उनको कहाँ से मिली? उनको कैलोरी से तो मिलता है ऊर्जा, और उनकी बढ़वार भी हो रही है। जो बालक नन्हा सा था, जो बालक आपके साल भर के बालक थे, जो बिल्कुल छोटे से थे, नन्हे से थे, 18 वर्ष की उम्र तक देखो आपके बराबर हो जाते हैं। 5 फीट तक उनकी लंबाई, 5 फीट से भी ज़्यादा उनकी लंबाई हो जाती, वजन भी उनका बढ़ जाता है। तो एज हो गया। और जो हमारे ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, हमारे जो प्रौढ़ है, प्रौढ़ के बाद आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में कैलोरी की मांग बढ़ती नहीं है, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता ही नहीं रहती है, बढ़ती नहीं बल्कि घट भी जाती है। तो ये उम्र देखो वृद्धावस्था का। अब है सेक्स, लिंग। दूसरा फैक्टर कौन प्रभावित कर रहा है आपका? सेक्स कर रहा है। सेक्स कैसे कर रहा है प्रभावित? सेक्स इस तरह से कर रहा है प्रभावित कि जो लड़की है और लड़का, आरडीए में पढ़ाऊंगी तो आपने पढ़ाया भी था, आपने देखा होगा, लड़की और लड़के, पुरुष और महिला, इनमें पुरुष में ज़्यादा कैलोरी की मांग होती है, महिलाओं में कम कैलोरी की मांग होती है। इसी तरह से लड़कों में ज़्यादा कैलोरी की मांग होती है और लड़कियों में कम कैलोरी की मांग होती है। ये प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी शारीरिक रचना पुरुष की तुलना में अलग होता है, तो मांग भी, हमारी कैलोरी मांग भी अलग हो जाती है। कैलोरी समझ गए सेक्स का। अब है अपना फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक श्रम करने वाला, शारीरिक क्रियाशीलता जिसको हम बोलते हैं, ये फैक्टर प्रभावित कर रहा है। कौन से? फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कैसे प्रभावित करता है ये समझो। फिजिकल एक्टिविटी आप जानते हो 3 तरह की क्रियाशीलता होती है। एक तो होता है साधारण काम करने वाला, दूसरा होता है मध्यम काम करने वाला, और तीसरा होता है अधिक श्रम करने वाला। तो साधारण काम कौन करेगा? जो ऑफिस में बैठा रहेगा, जो मेंटल काम कर रहे हैं, घर का काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम नौकर चाकर कर रहे हैं, तो उनको कम ऊर्जा की जरूरत होगी, जिसको हम सेडेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम सेडेंट्री वर्कर बोलते हैं। और ऐसा कौन सा लोग थे, जैसे अपने आईएएस साहब हैं, आरएस साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो भाई घर का काम करते ही नहीं है, चाहे साहब हो चाहे मत हो, ठीक है ना, घर का काम नहीं करते हैं या कोई काम नहीं करते हैं, वो बैठे रहते हैं, अपना मानसिक काम करते रहते हैं, तो वो सेडेंट्री वर्कर कहलाते हैं और उनको ऊर्जा की कम जरूरत होती है। और दूसरा आता है मॉडरेट वर्कर, जो घर का भी काम करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं, मतलब थोड़ा श्रम भी कर लिया और थोड़ा दिमागी काम भी कर लिया, तो मॉडरेट वर्कर कहलाते हैं। जैसे हम लोग गृहिणी है, आप टीचर हो तो हमें घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, और फिर आपको
घर के भी काम करो, बाहर का भी काम करो, मॉडरेट वर्कर होता है। इसी तरह पुरुष होता है, मान लो टीचर है तो बेचारे घर के भी काम करके जाते हैं, स्कूल में भी काम करते हैं, तो ये मॉडरेट वर्कर कहलाते हैं, जो साधारण नहीं मध्यम क्रियाशील होते हैं। और लास्ट होता है आपका हेवी वर्कर। हेवी वर्कर कैसा होता है? जिनको अधिक श्रम करना पड़ता है, जैसे जो मजदूरी हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं, मकान निर्माण का काम करते हैं, या आपके रोड बनाते हैं तो उसमें जो मजदूर काम करते हैं, या कूली है स्टेशन पर जो सामान को ढोते हैं, इनको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। मॉडरेट को बीच बीच में ऊर्जा की जरूरत होती है और सेडेंटरी को कम होता है। तो इन दोनों के बीच में मॉडरेट की ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन हम जितना ऊर्जा है उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा क्या होगा? जमा हो जाएगा। जैसे आप ज़्यादा पैसा कमाते हो, जितना खर्च होता है उतना होता है, बाकी को बैंक बैलेंस में डाल देते हो, या आभूषण खरीद लेते हो, या जो कुछ भी खरीदते हो आप संपत्ति बनाते हो। उसी प्रकार से अगर ज़्यादा कैलोरी हम ले लेते हैं तो हमारा शरीर भी तो संपत्ति बना रहा है, वो संपत्ति भले ही नुकसानदायी हो, भले वो जाकर के लीवर में जमा हो रहा हो, या किडनी में हो रहा हो, या हार्ट को खराब कर रहा हो, या टिश्यू बढ़ा रहा हो, कुछ कर तो रहा है ना, ज़्यादा हम लेते हैं तो समझ गए। अब है आपका चौथा जो है कारक, वो है स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तब हमारे कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? जितनी कैलोरी की जरूरत होती है, जो मैंने आपको बताया, और मैं आपको RDA 2020 में बताऊंगी, तो बैलेंस डाइट के साथ उसको समझाते चली जाऊंगी, ठीक है। तो अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मान लो बुखार आ गया, आपको खाने का मन करता है? नहीं ना। या दस्त हो गया तो आपको भूख मर जाती है, लेकिन बॉडी की तो मांग उतनी है। बीमारी की स्थिति में हमारा जो कैलोरी मांग है, प्रोटीन मांग है, किसी किसी में बढ़ जाता है, किसी किसी में कम जाता है, किसी किसी में मिनरल्स की मांग बढ़ जाती है, किसी में कम जाती है। जैसे सोडियम है, अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले को सोडियम दे दोगे तो बेचारा बीमारी से और मर के चला जाएगा। फाइबर जैसी चीज़ें हैं, अगर वो फाइबर आप दस्त वाले रोगी को दे दोगे फाइबर वाला फूड तो उसको नुकसान करेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को बिना फाइबर वाले फूड दोगे तो उसको नुकसान करेगा। समझ गए बात को? तो ये आपका स्वास्थ्य जो है वो हमारा प्रभावित करता है संतुलित भोजन को। और बुखार की स्थिति में क्या होता है, आप देखो, फीवर की स्थिति में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो उस समय कैलोरी मांग भी बढ़ जाती है, प्रोटीन की भी मांग बढ़ जाती है, जो कि अलग चैप्टर है, मैं अलग में पढ़ाऊंगी। इसके बाद क्लाइमेट भी बहुत इफेक्ट करता है हमारे बैलेंस डाइट को। कैसे? सर्दी का मौसम है तो अपन क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया गोंद के लड्डू बना के खाते हैं कि नहीं? गोंद के नहीं खाते तो मूंगफली का खाते हैं। क्यों? सर्दी में अपनी बॉडी को ऊर्जा तो देने के लिए जरूरत होती ही है, और साथ ही सर्दी से मेंटेन करने के लिए अपने बॉडी को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए देखोगे कि सर्दी में भूख भी बढ़ जाती है और मांग भी बढ़ जाती है, और गर्मी में इसका उल्टा होता है, भूख भी कम हो जाती है और मांग भी कम हो जाती है। क्योंकि परमात्मा तो बड़े दयालु है ना, वो तो देखते भाई सर्दी में ठिठुर रहा है तो इसको ज़्यादा भोजन की जरूरत होती है अपनी बॉडी को चलाने के लिए, प्लस वातावरण के साथ एडजस्ट करने के लिए। गर्मी में पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो इतना ज़्यादा खा लोगे तो होगा क्या? पचेगा ही नहीं। आप गर्मी में देखते हो बहुत तले भुने नहीं खा सकते, पूड़ियाँ नहीं खा सकते, खाते तो पेट भरा भरा सा लगता है। ये क्यों लगता है? क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं होती, कम हो जाती है, इसीलिए लगता है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर से अफेक्टिंग फैक्टर है वो है स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन, विशिष्ट शारीरिक अवस्थाएं। कौन सी है ये? विशिष्ट शारीरिक अवस्थाएं। विशिष्ट शारीरिक अवस्थाएं में कौन सी होती है विशिष्ट? एक तो बीमारी के बारे में मैंने चर्चा कर लिया, ये विशिष्ट में नहीं आएगा। कौन आएगा? प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर, गर्भावस्था और धात्री अवस्था। तो आप देखोगे गर्भावस्था में, धात्री अवस्था में मांग बढ़ जाती है पोषक तत्वों की, कैलोरी की मांग बढ़ जाएगी, प्रोटीन की मांग बढ़ जाएगी, दूसरे विटामिन्स की मांग बढ़ जाएगी, जो अभी मैंने RDA 2020 में आपको डिस्कस किया है। लेकिन आप कह रहे हैं मैडम दोबारा हमें डिस्कस कर दीजिएगा, मैं कर दूंगी। तो प्रेगनेंसी अवस्था में प्रोटीन की मांग, कैलोरी की मांग, थायमिन की मांग, विटामिन B2 की मांग
बढ़ जाती है। इसी तरह से जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो लैक्टेटिंग मदर कहलाती है, आपको मालूम है। तो लैक्टेटिंग मदर की भी चूंकि अपने बालकों को दूध पिला रही है तो उसके शरीर से ही तो दूध का निर्माण हो रहा है। तो उसके भोजन में अगर ज़्यादा कैलोरी होगा, अगर ज़्यादा प्रोटीन होगा, अगर ज़्यादा कैल्शियम होगा, तभी तो उसके स्तनों से पर्याप्त मात्रा में दूध का निर्माण होगा, अन्यथा कहाँ से होगा। कुपोषित माता अपने बालकों को ठीक प्रकार से दूध नहीं पिला सकती हैं क्योंकि उनके बॉडी में इतना पोषक तत्व तो होते ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे। इसीलिए देखते हो कि जब भी प्रसूता स्त्री रहती है तो हमारी जो घर की गृहिणियाँ हैं, जो अनुभवी होती हैं, वो कहती है भाई इनको लड्डू खिला दो, इनको सोट का खिला दो, इनको हलवा खिलाओ, जो उनके पास उपलब्ध होते हैं वो ज़्यादा उनको दालें दो। उनको पोषक तत्वों के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन उनको इतना पता था कि अगर हम इसको नहीं देंगे तो जो गर्भवती माता है या धात्री माता है उसके अंदर जो उसके बालक पल रहे हैं या जो बालक को दूध पिला रही है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगी। समझ गए बात को। अब देखते हैं हम जो बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ है बैलेंस डाइट? कोई हवा की बात है क्या? नहीं ना, हम कुछ तो खाते हैं, संतुलित आहार खाते हैं। आहार में क्या होता है? भोज्य पदार्थ होता है, चाहे वो दाल होता है या चाहे चावल होता है या मक्खन होता है या ब्रेड होता है, फल होता है या सब्जियां होती है या दूध होता है, यही तो हम खाते हैं अपने आहार में। तो फूड स्टफ्स में क्या चीज रहता है जिसके कारण हमारी बॉडी की मांग की पूर्ति होती है? तो इसमें है मुख्य, पहले बार भी मैंने बताया था आपको परिचय में ही कि पहला क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो हमें ऊर्जा देता है, हमें भोजन से मिलता है। दूसरा होता है हमारा वसा, वसा भी ऊर्जा देने का काम करता है। एक बार आप तली भुनी पूड़ियाँ खा लो, अच्छे से पुलाव खा लो, पार्टी में करके आते हो खा पी करके, तो दूसरे दिन जल्दी भूख नहीं लगती है। नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वसा का पाचन देरी से होता है। हमारे स्टोमैक जो है हमारा जो आमाशय है उसमें वो भरा भरा सा रहता है और उसको पचने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं सरल और सुपाच्य भोजन है तो जल्दी पच जाता है। आप जूस पी लो जल्दी पच जाएगा, अब खिचड़ी खा लो जल्दी पच जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर पूड़ी और सब्जी छोले भटूरे खाओ, खा के देखो आप, देर से पचेगा, तो ये भी ऊर्जा उत्पादक का काम करता है। इसके बाद होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करेगा, एंजाइम का निर्माण करेगा, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करेगा। इसीलिए देखते हो छोटा सा नन्हा सा बालक, 6 महीना का बालक देखो, वो आप देखो 6 साल में कितना बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो शरीर है उसके शरीर की कोशिकाओं का निरंतर विभाजन होता रहता है। और ये परमात्मा ने उसको इस तरह से बनाया कि अगर भोजन में प्रोटीन होगा तो कोशिकाओं का निर्माण होगा, रक्त का निर्माण होगा और बालक की वृद्धि और बढ़वार अच्छी होगी। अगर वृद्धि बढ़वार कम होगी, इसका मतलब है कि उसके आहार में बेचारे को ना तो कैलोरी दिया है खाने में और नहीं प्रोटीन दिया है, जो मैंने आपको बताया था मैरास्मस के केस में। छोटे बालकों को आहार में अगर कैलोरी और प्रोटीन नहीं मिलता है, मतलब ना उनके खाने में अनाज होता है भरपूर मात्रा में, ना होता है मांस मछली अंडा, और ना होता है दूध, ना होता है दालें भरपूर मात्रा में, तो हो जाता है मैरास्मस रोग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था मैरास्मस के बारे में, क्वाशेरकोर के बारे में, है ना। तो प्रोटीन हमें क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा है, निर्माणक काम कर रहा है। और विटामिन हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कैसे? जैसे कि मान लो कि आयरन की कमी हो जाएगा, लौह तत्व, आयरन की कमी, अगर लौह तत्व की कमी होगा तो क्या हो जाएगा? रक्त अल्पता, पढ़ाए हैं हमने आपको। फॉलिक एसिड की कमी होगी तो रक्त अल्पता। अभी मैंने बताया विटामिन B1 की कमी होगी तो बेरी, ये सारे विटामिन हैं, विटामिन B1, B2, B6, B9, नियासिन, है ना, विटामिन ए जो जल घुलनशील विटामिन है, कुछ वसा घुलनशील विटामिन है। ये अलग चैप्टर है, लंबा हो जाएगा, मैं उतना आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, अलग बताऊंगी। तो विटामिन हमारा क्या है? रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें इम्यूनिटी देता है। और इसीलिए देखते हो अभी कोरोना के टाइम में सब जानते होंगे, सब डॉक्टर साहब सबको कहते हैं विटामिन सी खाओ। आपने पेपर पढ़ा होगा, विटामिन सी खाओ। क्यों? विटामिन सी में क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाता है, और फिर कोई भी रोग आता है तो रोग के जीवाणु विषाणु उस पर क्रिया नहीं कर पाते हैं, उसको डैमेज नहीं कर पाते हैं, नुकसान नहीं कर पाते हैं। और हमारी विटामिन सी के कारण जो प्रतिरोधक क्षमता बनती है, तो उसके कारण हम कई बीमारियों से बचे रह जाते हैं।
और होता है पांचवा मिनरल्स, खनिज लवण। खनिज लवण का क्या काम करता है? खनिज लवण भी हमारा शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है, नियंत्रित करता है। जैसे मान लो लोहा, लोहा क्या काम कर रहा है? लोहा काम कर रहा है हीमोग्लोबिन बनाने में। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के परिसंचरण में ले जाना है ना, लंग से ऑक्सीजन को ले जाकर के कोशिकाओं को दे रहा है, कोशिकाओं से लाकर के कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे रहा है? लंग्स को। तो ये क्रिया बाधित हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोबाल्ट की कमी होगी तो बाधित होगी। तो जितने भी प्रकार के मिनरल्स हैं, पोटेशियम की कमी होगी तो बाधित होगी, सोडियम की कमी होगी तो बाधित होगी। तो ये भी हमारे जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं का नियमन, नियंत्रण और रेगुलेशन है, ये सारे काम हमारा मिनरल्स करता है। तो आज मैंने आपको संतुलित आहार के पार्ट 1, याद रखना भाग 1 के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे संबंधित कौन सी पोषक तत्वों की कितनी आवश्यकता होती है तो उसके बारे में बताऊंगी। तब तक आप इनको ध्यान से पढ़ना, तभी हम आगे आप समझ पाओगे। और मैं एक एक करके प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण कितनी मांग होती है, जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो आरडीए 2020 में, ईयर 2020 में, आप बैलेंस डाइट आराम से पढ़ते रहना। आप देखो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।